सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो आज हम यहाँ टोटल 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त से संबंधित है इलाहाबाद स्तंभ लेख। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में थे? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास। अगला प्रश्न, फहान भारत कब आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फहान जो एक चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया? तो सही जवाब है मुमताज महल की स्मृति यानी उनकी याद में ताजमहल बनाया गया। अगला प्रश्न है, मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? तो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा शक्ति के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? तो सही जवाब है 1674 को, 1674 में शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, जजिया कर पुनः किसने लगाया? तो वो औरंगजेब ने लगाया था। जजिया कर फिर से औरंगजेब ने लगाया था। अकबर ने बंद कर दिया था बाद में, फिर औरंगजेब ने इसे फिर से लगाया। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है उसे औरंगजेब को। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है मुहिद्दीन मोहम्मद। औरंगजेब का पूरा नाम था मोहिनुद्दीन मोहम्मद। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है चंपारण में। गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह है चंपारण में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है सन 1919 में लागू हुआ। रॉलेट एक्ट जो है वो सन 1919 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 13 अप्रैल सन 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 1920 को शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो वो चौरा चौरी कांड की वजह से, असहयोग आंदोलन जो है वो चौरी चौरा कांड की वजह से वापस लिया गया। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1930 में शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था? तो वो इंडन गार्डन्स में खेला गया था जो कि कोलकाता में स्थित है। वहाँ खेला गया था भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो वो मुंबई में हुआ था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला विमान चालक कौन थी? तो वो थी सरला ठकराल। भारत की पहली महिला विमान चालक थी सरला ठकराल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बना? तो वो बना था तारापुर में जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वहाँ बना था भारत का पहला परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था?
तो वो था दिल्ली का, सॉरी मुंबई। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था मुंबई में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 में लॉन्च किया गया था भारत का पहला उपग्रह, जिसका नाम था आर्यभट्ट, और इस तरह का वो दिखता था, आर्यभट्ट सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म में रमज़ान का महत्व क्या है? तो उसका महत्व होता है उपवास और धर्मनिष्ठा। इस्लाम धर्म में रमज़ान का मतलब होता है उपवास और धर्मनिष्ठा। अगला प्रश्न है कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्तूप कौन सा है? तो वह है सांची स्तूप। भारत में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्तूप है सांची स्तूप। अगला प्रश्न, जैन धर्म में मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो वह है शत्रुंजय, जो कि पावापुरी में स्थित है, शत्रुंजय पावापुरी। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? तो उसका मूल उद्देश्य है मोक्ष। हिंदू धर्म में धर्म का मूल उद्देश्य है मोक्ष। अगला प्रश्न, सिख धर्म के कितने गुरु हुए? तो टोटल 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म में हज का स्थान कौन सा है? तो वो है मक्का। इस्लाम धर्म में हज का जो स्थान है वो है मक्का। अगला प्रश्न है, भारत में ध्रुपद किस संगीत शैली का भाग है? तो वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय का भाग है भारत में ध्रुपद संगीत शैली। अगला प्रश्न है कि भारत में गज़ल किस भाषा में मुख्य रूप से होती है? तो वो होती है उर्दू भाषा में। भारत में गज़ल जो है वो मुख्य रूप से उर्दू भाषा में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में दादरा संगीत किस संगीत शैली का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय का। भारत में दादरा संगीत जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि भारत में कीर्तन और भजन किसके लिए गाए जाते हैं? तो वो भक्ति में गाए जाते हैं। भारत में कीर्तन और भजन जो है वो भक्ति में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शास्त्रीय संगीत में राग किसे कहते हैं? तो वो संगीत की धुन को राग कहते हैं भारत में शास्त्रीय संगीत को। अगला प्रश्न है कि भारत में ख्याल संगीत किस प्रकार का है? तो वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय प्रकार का है भारत में ख्याल संगीत। अगला प्रश्न है कि भाई दूज किस पर्व के बाद मनाया जाता है? तो वो दिवाली के पर्व के बाद में भाई दूज मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, करवा चौथ किसका पर्व है? तो सही जवाब हो जाएगा विवाहित महिलाओं के पति के लिए व्रत। विवाहित महिलाओं का पति के लिए व्रत होता है करवा चौथ का व्रत। अगला प्रश्न है, ईद अल अधा किस घटना का प्रतीक है? तो वो हज और बलिदान का प्रतीक है ईद उल अधा। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है भाई बहन का प्रेम। रक्षाबंधन का प्रमुख उद्देश्य है भाई बहन का प्रेम। अगला प्रश्न है, दीपावली में मुख्य कौन सी चीज़ की पूजा होती है? तो वो होती है धन लक्ष्मी की। दीपावली में मुख्य रूप से धन लक्ष्मी की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि किस देवता का पर्व है? तो वो शिव का है। महाशिवरात्रि भगवान शिव देवता का पर्व है। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य में चरणों की गति और लय को क्या कहते हैं? तो उसे ताल कहा जाता है। कथक नृत्य में चरणों की गति और लय को ताल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम में हाथों की मुद्राओं को क्या कहते हैं? तो उसे मुद्राएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो लय और भाव का मिश्रण है। कुचिपुड़ी नृत्य की प्रमुख विशेषता है लय और भाव का मिश्रण। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य में प्रमुख पहनावा क्या है? तो वो है पंखों वाला ड्रेस। मणिपुरी नृत्य में प्रमुख पहनावा जो होता है वो होता है पंखों वाला ड्रेस। अगला प्रश्न है, कथकली में मुखौटा किस प्रकार का होता है? तो वो होता है रंगीन और नाट्य। कथकली में मुखौटा जो है वो रंगीन और नाट्य प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम में किस देवता की भक्ति का प्रदर्शन किया जाता है? तो वो शिव, भगवान शिव की भक्ति का प्रदर्शन किया जाता है भरतनाट्यम में। अगला प्रश्न, IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय किस शहर में है?
तो वह स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। IMF और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है द हेग शहर में, जो कि है नीदरलैंड में स्थित हेग शहर में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय। अगला प्रश्न है ICC का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ICC का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट, UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है जेनेवा शहर में। अगला प्रश्न है UNHCR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है शरणार्थियों की सुरक्षा और उनको राहत। शरणार्थियों की सुरक्षा और राहत है इनका उद्देश्य, UNHCR का उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि WTO के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे 123 सदस्य देशों ने मिलकर इसे शुरू किया था WTO को, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन को। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1929 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना है वो हुई थी 1929 में। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च शिक्षा नियामक कौन सा है? तो वो है UGC है भारत में उच्च शिक्षा नियामक। अगला प्रश्न है कि तकनीकी शिक्षा का नियामक भारत में कौन सा है? तो वो है AICTE है तकनीकी शिक्षा का नियामक भारत में। अगला प्रश्न है भारत में नागरिक उड्डयन का नियामक कौन सा है? वो है DGCA है भारत में नागरिक उड्डयन का नियामक। अगला प्रश्न है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान का राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ICMR है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान का राष्ट्रीय संगठन। अगला प्रश्न है कि भारत में वनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा संगठन है? तो वो है MOEFCC है भारत में वनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए संगठन। अगला प्रश्न है कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल 4 अक्टूबर के दिन मनाते हैं विश्व पशु दिवस। हर साल हम 4 अक्टूबर को मनाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 31 मई के दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 अप्रैल को। हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 22 अप्रैल के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 मई के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद में रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 30 जनवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शहीद दिवस किसके बलिदान से संबंधित है? तो वो संबंधित है महात्मा गांधी जी के बलिदान से संबंधित है राष्ट्रीय शहीद दिवस का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शहीद दिवस यानी भगत सिंह जी की याद में भी मनाते हैं, तो कब मनाते हो? तो वह मनाते हैं 23 मार्च को। हर साल राष्ट्रीय शहीद दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो सिनेमा और टेलीविज़न से संबंधित है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का संबंध है सिनेमा के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है कॉन्स फिल्म फेस्टिवल किस देश में आयोजित होता है? तो वो फ्रांस देश में आयोजित होता है। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल जो है वो फ्रांस देश में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि कॉन्स फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है पाल्मे डी ओर। पाल्मे डी ओर है कॉन्स फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार। अगला प्रश्न कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो वो है गोल्डन बियर पुरस्कार। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार है गोल्डन बियर। अगला प्रश्न है वेनिस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो सही जवाब है वो है गोल्डन लॉयन है। गोल्डन लॉयन पुरस्कार है वेनिस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध है साहित्य के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1961 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत मानी जाती है 1961 से। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है? तो वो भारतीय संविधान की अनुसूचित भाषाओं के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय संविधान की अनुसूचित भाषाओं के लिए दिया जाता है, जैसे टोटल 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो भी साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1954 में। साहित्य अकादमी की स्थापना हुई 1954 में। अगला प्रश्न साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो वो साहित्य अकादमी प्रदान करता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो साहित्य अकादमी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि रश्मि रथी के लेखक कौन है? तो वो है दिनकर। रश्मि रथी के लेखक है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है अग्निपथ कविता किसने लिखी है? तो उसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन ने। अग्निपथ कविता जो है वो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो वह है नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू है भारत एक खोज के लेखक। अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के लेखक है दिनकर। अगला प्रश्न है गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो सही जवाब है ज्योतिबा फुले है। गुलामगिरी पुस्तक जो है वो ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो वो है अंबेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक है अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेनिस के खेल से। ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध है टेनिस के खेल से। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लें। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों का होता है? तो वो होता है 21 अंकों का। बैडमिंटन में एक गेम जो है वो 21 अंकों का होता है। नेक्स्ट थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन के खेल से। अगला प्रश्न है कि उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो वो महिला बैडमिंटन से संबंधित है। उबर कप का संबंध है महिला बैडमिंटन खेल से। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है टेनिस के खेल से संबंधित है डेविस कप का। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब है फुटबॉल के खेल से। संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो वो है इनपुट डिवाइस। स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो वो सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क जो है वो एक सेकेंडरी मेमोरी है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है?
तो वो विंड सर्फ को कहते हैं। इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंड सर्फ को। अगला प्रश्न है कि WWW का पूरा नाम क्या है? तो वह है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है WWW को। अगला प्रश्न है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो मुख से होती है। पाचन की जो शुरुआत है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मुंह में जब हम उसे चबाते हैं भोजन को, तब वहाँ से लार मिश्रित होता है और वहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भोजन का अधिकतम पाचन कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। भोजन का जो अधिकतम पाचन है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो वो होता है गुर्दे में। रक्त का जो शुद्धिकरण है वो होता है गुर्दे में। अगला प्रश्न है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो सही जवाब है वो गुर्दे में होता है। मूत्र का जो निर्माण है वो गुर्दे में होता है। गुर्दे में जो है वो रक्त साफ होने की प्रक्रिया गुर्दे में होती है, जहाँ से गुर्दा जो है वो रक्त में अतिरिक्त जल और यूरिया को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो हड्डी है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो कि होती है ये वाली, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है। इसे कहते हैं फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में होती है। अगला प्रश्न है कि लिटमस पत्र अम्लीय विलय में किस रंग का हो जाता है? तो वो लाल रंग का हो जाता है। लिटमस पत्र अम्लीय विलय में लाल रंग का हो जाता है। ये है अम्ल यानी एसिड, जो कि ये लाल रंग का हो गया। नेक्स्ट, लिटमस पत्र क्षारीय विलय में किस रंग का होता है? तो वो होता है नीले रंग का। याद रखना है, नीला रंग हो जाता है। ये है बेस और ये हो गया नीले रंग का लिटमस पेपर। अगला प्रश्न है कि पीएच स्केल का मान कितना होता है? तो वो होता है 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 14 तक होता है पीएच स्केल में मान। तो ये 7 है वो होता है न्यूट्रल। 7 के नीचे होता है एसिडिक यानी अम्लीय, और 7 के ऊपर 14 ये है अल्कलाइन यानी क्षारीय। तो याद में इसे रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 7 का होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 का। अगला प्रश्न है कि सबसे प्रबल क्षार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा KOH। KOH यानी होता है पोटेशियम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है सबसे प्रबल क्षार यानी सबसे शक्तिशाली क्षार। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है अवतल लेंस का उपयोग हम करते हैं निकट दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो सही जवाब है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर में। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है उसे एम्पियर में हम मापते हैं। अगला प्रश्न है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो वो है ओल्ट में। विभवांतर की जो एसआई इकाई होती है वो ओल्ट में होती है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो उसका इकाई है ओम में। प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। अगला प्रश्न है ओम का नियम किससे संबंधित है? तो वो धारा और विभवांतर, धारा विभवांतर से संबंधित है ओम का नियम। अगला प्रश्न है विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो वो तिब्बत के पठार को कहते हैं। विश्व की छत जो है वो तिब्बत पठार को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? तो वो है हडसन की खाड़ी। विश्व का जो सबसे बड़ा उपसागर है वो है हडसन की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि लाल सागर किन 2 महाद्वीपों के बीच स्थित है? तो वो है अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच में स्थित है लाल सागर। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर किन 2 जलाशयों को जोड़ती है? तो वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है रूस है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है? तो वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? तो वो होता है केरल राज्य में। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ है शीतकालीन वर्षा का कारण। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है राजस्थान राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है भारत में बेरोजगारी मापने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा NSSO। NSSO है भारत में बेरोजगारी मापने वाली संस्था। अगला प्रश्न है कि भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। भारत का जो वार्षिक बजट है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन करता है? तो वो वित्त मंत्री करता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो वित्त मंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है कि बजट में घाटा किसे कहते हैं? अगर व्यय आय से ज़्यादा है, यानी जो बजट है वो अगर बजट से ज़्यादा अगर एक्सपेंसेस है यानी व्यय है तो उसको बजट में घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? तो वो सरकारी आय व्यय से संबंधित है राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है वस्तु और सेवा कर यानी GST कब लागू हुआ? तो वो 2017 में लागू हुआ। वस्तु एवं सेवा कर जो है यानी GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो 2017 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो वो कनाडा देश से ली गई है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा देश से ली गई है। अगला प्रश्न है कि एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का सिद्धांत जो है वो ब्रिटेन देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो ब्रिटेन देश से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो वो अमेरिका देश से ली गई है। राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था है वो अमेरिका देश से ली गई है। अगला प्रश्न है कि संविधान का संरक्षण यानी गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। संविधान का संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो वो था फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का शासक था। अगला प्रश्न है वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1815 में। वाटरलू का जो युद्ध है वो हुआ था 1815 में। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति का नेता कौन था? तो वो था लेनिन। रूसी क्रांति का नेता था लेनिन। अगला प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो वो था आर्किड्यूस फर्नांडिस की हत्या। आर्चिड्यूस फर्नांडिस की हत्या कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। अगला प्रश्न है कि रूस की क्रांति कब हुई? तो वो हुई थी 1917 में। रूस की क्रांति हुई थी 1917 को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो वह है गिर। गिर वन जो है वो भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो और इस तरह से उस समय में टेलीफोन दिखते थे और ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है जी मार्कोनी ने किया था। जी मार्कोनी द्वारा किया गया था रेडियो का आविष्कार। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो वो थे
थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था? अगला प्रश्न है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वो जेम्स वॉट ने किया था। भाप इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वॉट ने किया था। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो वो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है माइकल फैराडे ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार माइकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है आरएएम रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है कि www का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है वर्ल्ड्स वाइड वेब। वर्ल्ड्स वाइड वेब कहते हैं www को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ROM रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है कि UPS का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहते हैं UPS को। सो गाइज आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।